एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिन भी कैंडिडेट्स का सीटेट क्लियर हो गया है, तो अब सबके मन में एक डाउट आ रहा है कि DSSB की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए, DSSB के एग्जाम में क्या क्या आता है, DSSB का सिलेबस कैसे होता है, DSSB के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। और साथ ही वो कैंडिडेट्स जिनका KVS का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि KVS के एग्जाम के बाद अब वो DSSB की प्रिपरेशन करें, तो ये जो वीडियो है उन्हीं के रिगार्डिंग होने वाली है, ठीक है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि जो लास्ट टाइम 47/21 और 42/21 के एग्जाम हुए थे उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो 153 प्लस कैसे आए थे, मीन्स 154 आए थे। तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करी थी जो मेरे लिए वाकई बहुत हेल्पफुल रही थी, तो मैं यहाँ पे वो भी डिस्कस करूंगी ताकि हो सकता है कि वो आपकी प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है DSSB का जो सिलेबस है 2 सेक्शन में बटा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। यहाँ पे PRT की बात हो रही है, 2 सेक्शन में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं जो कि है रीजनिंग, GK, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आते हैं, सारे ही 20-20 नंबर के होते हैं। देखो 2019 से पहले जब मैं DSSB की प्रिपरेशन करती थी ना, मैं 2 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती थी, वो थे GK और रीजनिंग। GK और रीजनिंग में बिल्कुल भी ना के बराबर करती थी या करती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ना ये रहता था कि रीजनिंग को बिना करे भी ना मेरे 15-16 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा था यार मैक्सिमम कोई जो इतना ही कर पाता होगा 15-16 नंबर ही तो लाता है, तो वो जब मेरे बिना करे ही इतने हो रहे हैं तो मैं रीजनिंग पे टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ रीजनिंग जब वो बिना करे ही हो जाती है। सेकंड जीके ना करने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो SST पढ़ना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, वो सब हमें पढ़ना ही पड़ता है, तो वो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। क्योंकि जो करने वाले सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैथ्स जहाँ पे कुछ करना पड़ता है ना, तो उस वजह से मैं जीके नहीं करती थी। बट क्या हुआ 2019 में रियलिटी चेक मिला कि नंबर जो मेरे थे 120-122 तक आ करके रह गए थे, बिल्कुल मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ईडोजी और सबमिशन होने के बाद भी। तो उस टाइम पे रियलिटी चेक मिला और तब लगा कि ना अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं काम चलने वाला। आप सोच रहे हो आप इसको छोड़ के चले जाओ, उसको छोड़ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब 2021 में आई वैकेंसी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार जो पेपर होगा मुझे कम से कम 145 लाने हैं, 145 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम वैकेंसीज थी। तो सब यही कह रहे थे कि जो कट ऑफ है 135 जाएगी, 140 जाएगी, 135। बट मैं पहले ही अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा हर्ट थी, तो मुझे लगा 135 पे भी नहीं रिस्क ले रहे, कम से कम 145 मार्क्स तो लाने हैं। तो 145 को मार्क्स में को दिमाग में रखते ही मैंने प्रिपरेशन की थी। बट स्टिल बैड लक, मार्क्स तो 145 प्लस दोनों में ही आए, एक बार एक में 148 और एक में 154। बट कट ऑफ इस बार कुछ ज़्यादा ही हाई चली गई, विच इज़ 157। सो अब देखो कट ऑफ ज़्यादा जाने के 2 रीज़न थे, एक तो वैकेंसी कम थी, सेकंड नॉर्मलाइजेशन का रोल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों के 100 में से 200 नंबर आ रहे हैं, 200 में से 270 बच्चों के नंबर बन रहे हैं। कैसे हो सकता है कि 200 में से 270 बच्चे के नंबर आ रहे हैं। बट यस, नॉर्मलाइजेशन में इस बार हुआ, 100 में से 125-120 नंबर बच्चों को दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रोल था। खैर जो भी हुआ, नंबर नहीं आया कट ऑफ, बट मार्क्स थोड़े ठीक ठाक थे, 154। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 120 से 145 या फिर 154 तक कैसे पहुंची। तो मैंने अभी आपके साथ अभी शेयर करा कि मैं बिल्कुल रीजनिंग और जीके नहीं करती थी, तो यहाँ से मुझे लगा कि पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस करा कि पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, तो मैं आपको यही बोलूँगी आपको रीजनिंग नहीं छोड़ के जानी। अगर आप लोग भी ये गलती करते हो ना कि रीजनिंग नहीं करते, तो आप करो, रीजनिंग करनी स्टार्ट करो। रीजनिंग का फायदा क्या है, एक बार सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक अगर आपने कर लिए ना तो वो आपको जिंदगी भर काम आएंगे। मैं इतना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, गलती ना करो और रीजनिंग पढ़ लो। तो इस बार मैंने रीजनिंग पढ़ी। और रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है आपको, आप अरिहंत की कोई भी रीजनिंग की बुक ले सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका क्या है जो मैंने करा था, मैं ना यूट्यूब से वीडियो देखती थी। जैसे ब्लड रिलेशन है तो मैंने ब्लड रिलेशन पे वीडियो डाली, 2-3-4-5-6 वीडियो सर्च करी, जो मुझे अच्छी लगती थी, जो जिसका मुझे समझ में आता था वो वीडियो मैंने देखी, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। रीजनिंग की मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी, तो आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, वो ज़रूर देखना आप। और
टॉपिक बाई टॉपिक अपना क्लियर करते चलो। जो रीजनिंग है, जो रीजनिंग का सिलेबस है, टॉपिक टॉपिक क्लियर करते चलो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक का सारा टॉपिक कवर कर दो, और वो आपको टाइम टू टाइम काम आता रहेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहोगे। तो इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हो। तो मैंने भी रीजनिंग इसी तरीके से करी। इसका फ़र्क क्या पड़ा, जहाँ मैं रीजनिंग में 20 में से 15 या 16 नंबर लेती थी, तो इस बार मैंने रीजनिंग में 20 में से 19 क्वेश्चन करे थे, और वो 19 के 19 ठीक थे। यानी रीजनिंग का स्कोर मेरा 19 था, मैं 19 ही क्वेश्चन करके आई थी। तो यहाँ पे देखो 3-4 नंबर मेरे इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो जीके आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, सॉरी रीजनिंग। फिर इसके बाद आता है जीके। जीके मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी। मेरे लिए पार्ट 1 जो होता था वो सिर्फ 80 नंबर का होता था। जीके मैं बिल्कुल छोड़ के जाती थी, होता नहीं था मुझसे। बट इस बार मैंने जीके पे वर्क करा सीरियसली, और मैंने किस तरीके से जीके पढ़ी, किस तरीके से मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। मिडिवल हिस्ट्री मैंने पूरी सॉल्व कराई हुई है, आपको पूरी मिडिवल हिस्ट्री कराई हुई है एक स्टोरी वाले तरीके में। तो अगर आप उन वीडियोस को एक बार देखोगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, हमको इस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी है, इस तरीके से पॉलिटी पढ़नी है, सो दैट वो चीज़ जो है ना आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और आपको ज़्यादा लगेगा भी नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हो। तो जो 1 साल 6 महीने 7 महीने का टाइम मिला था, उसमें पहले बैठ के मैंने अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करी, पॉलिटी कंप्लीट करी, जो कि मैं कभी नहीं करती थी। फिर मैं जैसी ज्योग्राफी पे आई थी, तो ज्योग्राफी की मैंने 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी कर पाई थी। इतने में एग्जाम की डेट आ गई थी। तो एग्जाम की डेट में मुश्किल से 1 महीना भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पे जीके करनी छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं फिर जीके करती रहती मैं बाकी सब्जेक्ट नहीं कर पाती। तो मेरी कितना प्रिपेयर हो चुका था जीके के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के 6th-7th क्लास, जो कि मुझे बहुत हेल्प मिला। जब एग्जाम आया तो डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। मीन्स ये क्वेश्चंस पहले भी आते थे, बट इस बार नया क्या था कि क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, मीन्स मुझे ये इनके आंसर्स पता थे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ईजी। बहुत ईजी आर्टिकल्स आए थे, कि जैसे जो शिक्षा जो एक तो यही था समानता का अधिकार, जो 14 आर्टिकल है वो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, मतलब बहुत सिंपल आर्टिकल थे। बट पहले क्यों नहीं आते थे, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं था। बट इस बार पढ़ा तो डेफिनेटली वो आए। और सबसे अच्छी बात क्या रही, इस बार मैं जीके में 15 क्वेश्चन करके आई थी, और 15 में से मेरे 13 क्वेश्चन ठीक थे। मीन्स आप समझ रहे हो, पहले कहाँ मेरे जीके में 2 से 3 नंबर बनते थे, और इस बार मेरे जीके में 15 में से 2 क्वेश्चन गलत थे, 13 क्वेश्चन मेरे जीके में ठीक हुए। और मीन्स ये 13 नंबर, मतलब कहाँ पहले 2-3 नंबर बन रहे और अब 13 नंबर, 11 से 12 नंबर की जो इंक्रीज थी वो मेरे जीके में ही बढ़ गए थे, जीके में ही मेरी इंप्रूवमेंट हो गई। तो ये 2 चीज़ें थी जिन पे मैंने बहुत वर्क करा था, जीके और रीजनिंग पर, और डेफिनेटली उनको मुझे देखने के लिए मिला। तो मैं भी अगर आपको सजेस्ट करूँगी, आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कुछ भी हो, आपको जीके प्रिपेयर करनी पड़ेगी। करंट अफेयर आपके हाथ में नहीं है, कब से कब तक का पोर्शन नहीं पता, बट जो जीके है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी है, वो स्टैटिक है, फिक्स है, इन्हीं में से आना है, तो उसको ज़रूर कर लेना। जो जीके के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो, आप लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट आप उसको फॉलो कर सकते हो, या अदरवाइज आप अलग बुक ले सकते हो। हिस्ट्री कहीं से कंप्लीट कर सकते हो, पॉलिटी किसी सर से कंप्लीट कर सकते हो, किसी मैडम से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ऐसे करके आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो, या आप लूसेंट से डायरेक्ट एक पूरा कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, एक बार देख लेना। इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो याद रहेगा परमानेंट के लिए। मुझे पर्सनल बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है जीके से, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग जीके को छोड़ते हो तो मत छोड़ना, प्लीज़ कर लेना, ठीक है। और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगानी ही है। फिर थर्ड आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स मेरा बेसिक ठीक है, तो मैथ्स पे भी मैंने वर्क करा था, बट इतना ज़्यादा वर्क नहीं करा जितना मैंने रीजनिंग करा था, क्योंकि मैथ्स का मुझे पता था मैं कर लूँगी। और बाय चांस इस बार मैथ्स थोड़ा आसान भी था, तो मेरे मैथ्स में मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, और टचवुड 20 के आंसर आ गए थे। मीन्स मैथ्स में मेरे 20 में से 20 नंबर बन रहे थे। ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं थी। इसके लिए मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको अरिहंत की बुक आती है, या तो आप अरिहंत की भी छोड़ दो, आप किरण की बुक ले लो। किरण की बुक में क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आपको हर तरीके के एक एक चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप एक बार उस बुक को कर लोगे तो इसके अलावा आपको अलग से कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किरण की बुक बहुत अच्छी है, बहुत हज़ारों क्वेश्चन है उसमें, 10,000 15,000 हर प्रकार की बुक आती है किरण में। हर टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। इन केस आप लोग बिगनर हो, आपकी मैथ्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है, बेसिक अच्छी नहीं बनी हुई, तो आप जो है अपनी मैथ्स जो है आप RS अग्रवाल से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बेसिक उससे आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे।
पहले पता है आर.एस. अग्रवाल की बुक में से ही पूरा का पूरा पेपर आ जाता था, बट आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक अभी भी बहुत अच्छी है, बट वहाँ पे मेन रोल क्या रहेगा आर.एस. अग्रवाल की बुक का, आपका फाउंडेशन क्लियर कराने में। बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आप फिर किरण की बुक, अरिहंत की बुक, जो भी बुक है ना, आप आराम से कर पाओगे। तो बेस अच्छा नहीं है तो पहले आप आर.एस. अग्रवाल के साथ जाना, फिर आप किरण कर सकते हो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। देखो इंग्लिश और हिंदी, एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट था जो शायद उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी वोकैबलरी मैंने नहीं करी थी, ठीक है, बिल्कुल वोकैबलरी नहीं करी थी। तो मुझे लगता है यही मेरा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर मैं वोकैबलरी भी करती और 3 से 4 नंबर इसमें इंक्रीज हो जाते तो नंबर आ जाता, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ये गलती मत करना कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब आप वोकैबलरी करना स्टार्ट करोगे, नहीं। उस टाइम पे आप लोग ग्रामर कर सकते हो, ग्रामर मजबूत कर सकते हो, बट वोकैबलरी एक ऐसा टॉपिक है ना जो आप एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में बैठ के नहीं क्लियर कर सकते। इसके लिए आपको लंबा प्रोसेस है। जैसे आप हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो आपको 3 महीने 4 महीने लगेंगे हिस्ट्री पढ़ने में। सेम इंग्लिश की वोकैबलरी के साथ है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी बनानी स्टार्ट कर देनी है। अब इसमें क्या आता है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। भले ही दिन के 2 वर्ड करो, 3 वर्ड करो, बट ऐसे करना है वो कि आपको याद रहे लॉन्ग टाइम के लिए, और आप उनको रिवाइज करते रहो। 2-2 3-3 वर्ड भी करोगे ना तो पेपर तक बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। और एकदम से ऐसा भी नहीं रहेगा कि पेपर आ गया अब ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, नहीं। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश के लिए आप जो वॉल्यूम 1 आती है वो ले सकते हो, नीतू सिंह की, बहुत ज़्यादा फेमस है। नहीं तो लूसेंट है, लूसेंट में से भी कर सकते हो, और यूट्यूब से भी आप वोकैबलरी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। सेम हिंदी के लिए, हिंदी बहुत इजी सी जर्नल से आती है, बट हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चा मैथ्स में नहीं, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20 में से 20 लिए जा सकते हैं। कोई डाउट नहीं है कि 20 में से 20 लिए जा सकते हैं। बट यस, मेरे मैं हिंदी में 18 नंबर आए थे। एक क्वेश्चन गलत हो गया था, एक क्वेश्चन छोड़ा था, 18 नंबर आए थे। बट हर बच्चा करीब 17, 18, 16 लगभग इसमें स्कोर कर सकता है। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। एक बार पूरी बुक आपने कर ली ना तो आपको दोबारा किसी पेपर के लिए कोई हिंदी दोबारा उठा के देखनी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बुक है। तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से हिंदी कर सकते हो, लूसेंट ले सकते हो इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह ले सकते हो इंग्लिश के लिए, और स्टार्ट करना है, धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 तैयार हो जाएगा। और पार्ट 1 में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं पेपर में, तो यहाँ पे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाए हुए हैं, पूरा इंग्लिश का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, जीके का पोर्शन। तो वहाँ से आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन देख लेना कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप अपनी आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अब आता है हमारा पार्ट 2 जो कि होता है 100 नंबर का। पार्ट 2 पार्ट B, जिसमें हमारी साइकोलॉजी आती है। बट अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा DSSB स्मार्ट हो गया है। 2018 से DSSB NIOS से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। NIOS क्या है, एक तरीके की संस्था है जो बहुत सारे कोर्स कराती है। तो उसमें एक कोर्स है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डाइट हम सब करके बैठे हैं। तो उसके कोर्स में से क्वेश्चन आने लगे हैं। अगर आप लोग दिल्ली में टीचर बनना चाहते हो, DSSB का एग्जाम देना चाहते हो, तो NIOS तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप NIOS नहीं छोड़ सकते, पूरी की पूरी NIOS आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए KVS का एग्जाम जब तक नहीं आया था, मेरे चैनल पर लगातार वीडियो आ रही थी NIOS की कि किस तरीके से NIOS पढ़ना है। तो अभी भी यहाँ पे ना पूरी की पूरी 3 बुक सॉल्व है। लाइक जो NIOS का कोर्स है ना वो 501 से लेकर 5010 तक है, 501, 502, 503। तो मेरे चैनल पर 501, 502, 503 पूरी मैंने पढ़ाई है, एक एक चैप्टर वाइज एक एक वीडियो। तो NIOS की लर्निंग सीरीज की ना वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप लोग देख सकते हो। उसको इसलिए नहीं देखना कि आपको वहाँ से पढ़ना है, नहीं, वो लोग आप इसलिए देखो कि वहाँ से ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कंटेंट क्या है, ये चैप्टर्स में है क्या, ये पूछ क्या रहा है। अभी पार्ट B के लिए मैं आपको पहले यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पार्ट B के लिए NIOS की जो DLED है वो सारी बुक से अच्छे से कर लो, वो इनफ है, इनफ भी नहीं, मोर देन इनफ है। उसके बाद ही आप किसी और दूसरी बुक में जाना, क्योंकि उसमें ना सब कुछ कवर है, सब कुछ। और फिर भी देखो 10 बुकें हैं। NIOS जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है, DLED हम 1 साल में, 2 साल में, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमें NIOS का पेपर आ रहा है, एक पेपर 100 नंबर का पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि कौन कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी पढ़ें, कौन कौन सी छोड़ें। तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने कि NIOS की कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्लॉक्स, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है जो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो देख लेना, ठीक है।
इसके साथ ही NIOS की बुक पहले आप अच्छे से देखो, अच्छे से एनालाइज करो, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक से जा करके अपनी NIOS की बुक जो डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी मीडियम में चाहिए तो वो भी, इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो भी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और पार्ट बी के लिए आपको NIOS करना पड़ेगा और आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट मैं इतना श्योर जरूर कहती हूँ कि अगर एक बार आपने पूरा NIOS कर लिया ना, तो आपका साइकोलॉजी का फाउंडेशन इतना अच्छा हो जाएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से है, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आप PYQ के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप DSSB के लिए अपना बेसिक बनाना स्टार्ट करो, और जैसे ही वैकेंसी वगैरह आएगी तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी DSSB PRT के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।